Hello, my dear students. Welcome to City Online Classes. Today, I am going to deliver a lecture on the topic of compulsory registration, Section 17 of Registration Act 1908. In last video lecture, we discussed that in this act, we are registering the documents, यानी इस अधिनियम में हम लोग दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण करते हैं। सेक्शन 17 एक लिस्ट प्रोवाइड करता है इन विच डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, यानी धारा 17 में ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित किया गया है जिनका रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 17 के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कनेक्टिंग लॉज हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ए कंप्लीट एक्ट, यानी सेक्शन 4 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेज दैट कि टीपीए पे यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम पे जो भारतीय संविदा अधिनियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो अप्लाई होता है, यानी उसके उपबंध टीपीए पे अप्लाई होते हैं। एज यू नो कि सेक्शन 5 में जब भी आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करते हो, यानी जो भी प्रॉपर्टी के जो भी मीन्स हैं, आप उस मीन से आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हो, तो वहाँ पे दो पार्टीज होते हैं, ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़री, जिनके बीच में अग्रीमेंट होता है। तो अग्रीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है उसके सारे जो भी इसेंशियल रिक्विजिशंस हैं, जो कुछ भी आपके कंडीशंस हैं अग्रीमेंट के, कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। जो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो टर्म एक्सप्रेशन यूज हुए हैं, उन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी था। तो इसलिए सेक्शन 4 में सीधे सीधे मेंशन कर दिया गया कि जो कुछ भी टर्म्स हैं, जो भी एक्सप्रेशंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑन टीपीए एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो फिर दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लीकेबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो पहली चीज़ आती है कि कुछ बेसिक सेक्शंस हैं, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 8 में जानते हो आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहता है कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो यानी जो संविदा आपका करार होता है अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। अगर जो बोले गए शब्दों के द्वारा, लिखे गए शब्दों के द्वारा अगर जो आप कोई भी संविदा या करार करते हो, तो वो अभिव्यक्त संविदा होगा, करार होगा। इट मीन्स कि वो आपका एक्सप्रेस होगा। और इम्प्लाइडली जहाँ पे आचरण के थ्रू बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज होता है, जहाँ पे लॉ के थ्रू इम्पोज किया जाता है, वहाँ पे आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कुछ रूल्स ले डाउन करते हैं, कुछ कंडीशंस हैं व्हेन एन अग्रीमेंट में बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कब कोई करार संविदा होता है और वो विधि के द्वारा परिवर्तनीय हो जाता है। इट मीन्स सेक्शन 2H एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो आप सारे इसेंशियलिटीज जानते हो कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो मोस्ट कनेक्टिंग जो पैरा है, वो है पैरा 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ये कहता है कि किन संविदाओं का रजिस्ट्रीकरण होना अनिवार्य है। तो सेक्शन 10 का जब पैरा 2 आप रीड करते हो तो सीधे कहता है नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, यानी धारा 9 और धारा 10 संविदा अधिनियम जो बताता है कि कोई भी संविदा अभिव्यक्त भी हो सकता है और आपका विवक्षित भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वो कहता है कि ये उपबंध किसी भी ऐसे लॉ पे विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा जो भारत में परिवृत्त विधि है। अर्थात कहता है कि आगे सेक्शन जो पैरा 2 है कि अगर जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अटेस्टेड,
यानी अगर जो धारा कोई भी ऐसा विधि है जो ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप लिखित में करो, आप उसका रजिस्ट्रीकरण कराओ, आप उसको सक्षम साक्षियों के द्वारा उसका अनुप्रमाणन कराओ, अटेस्टेशन कराओ, तो आपको कराना होगा। तो चूँकि रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 17 में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पैरा 2 यानी सेक्शन 10 पैरा 2 इम्पॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए, क्योंकि सेक्शन 17 मैंडेटरी एक तरीके से कंपलसरी प्रोविज़न इम्पोज करता है कि आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अदरवाइज सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बताया गया है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ हम लोग को देखना होगा अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एज लास्ट लेक्चर वी डिस्कस कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट ए कंप्लीट एक्ट, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम अपने आप में पूर्ण अधिनियम नहीं है। धारा 1 के उपबंधों के अधीन, धारा 4 के उपबंधों के अधीन कहता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होंगे, यानी सेक्शन 54 पैरा 2 एंड 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 और सेक्शन 123, इन सारे सेक्शंस में जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, यानी पार्टीज, ट्रांसफर और ट्रांसफरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो एग्जीक्यूट करते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी बताता है। तो कभी भी आप सेक्शंस को रीड करोगे, सेक्शन 54, सेक्शन 107, सेक्शन 123, सेक्शन 59, उन सारे डॉक्यूमेंट, उन सारे चीज़ों को आप रीड करोगे सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग, यानी सेक्शन 17 में उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी बताया गया है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हो, मॉर्टगेज करते हो, लीज पे देते हो या मॉर्टगेज करते हो, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स का, उन सारे ट्रांजैक्शंस का, उन सारे ट्रांसफ़र का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होगा, अगर जो वो इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है तो हम लोग इन सारी चीज़ों को 1 to 1 डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सेल्फ रजिस्ट्रेशन होगा, किनका नहीं होगा, किस लीज का रजिस्ट्रेशन होगा, किस लीज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, किस गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन होगा और किस गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, किस मॉर्टगेज का रजिस्ट्रेशन होगा और किस मॉर्टगेज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके पहले एक और सेक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो कनेक्टिंग है, सेक्शन 9। सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कि ओरल ट्रांसफ़र के बारे में बताता है कि मौखिक अंतरण क्या होगा। तो कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम बिना लिखित रूप में अंतरण किया जा सकेगा। यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम में आप कोई भी संपत्ति को बिना लिखित किए आप क्या कर सकते हो, अंतरण कर सकते हो, लेकिन जब उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ एक्सीड नहीं करती, यानी बिलो दी लेस देन 100 रुपीज़ है, तो आप ओरली कर सकते हो। अदरवाइज ओरल आप ट्रांजैक्शंस, ओरल ट्रांसफ़र टीपीए में नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ कहता है कि लॉ रिक्वायर्ड, अगर जो लॉ रिक्वायर्ड करता है, कोई भी लॉ है, लॉ इन फोर्स इन इंडिया, तो उन सारे लॉज के अकॉर्डिंग अगर जो वो रिक्वायर्ड करता है कि आप उन ट्रांसफ़र को रजिस्ट्रेशन कराओ, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए रूल कुछ डॉक्यूमेंट्स